सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल वीआर क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं, ये इसका जितना भी परिभाषा हम बताएंगे, वृत्त का जितना भी परिभाषा है सब चित्र के सहारे आपको बता देंगे। और एक मेरा वीडियो बना हुआ है, इसका परिभाषा शुद्ध लिखा हुआ है, वृत्त की स्पर्श रेखा लिखा होगा थंबनेल में, वो उससे आप उतार लीजिएगा। इस हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है कि अगर बार बार परिभाषा लिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। समझना यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझाएंगे हम चित्र के सहारे, मतलब इस ढंग से समझाएंगे कि अभी ही आपको परिभाषा हो जाएगा। आगे दिन के लिए लिखने के लिए आप उससे आप लिख लीजिएगा। देखिए ये वृत्त है, ये क्या बाबू वृत्त है। सबसे पहले आता है, सबसे पहला बात जो आता है कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं। तो बिंदुओं के समुच्च को वृत्त कहते हैं। बिंदुओं के समुच्च को वृत्त कहते हैं। जितना बिंदु है सभी को क्या कहेंगे, सभी को कहेंगे वृत्त कहेंगे। जो एक बिंदु से दूसरा बिंदु की दूरी निश्चित होता है, एक बिंदु से दूसरा बिंदु की दूरी निश्चित होता है, उसको क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। वृत्त की परिभाषा समझ में आ गया होगा। वृत्त की कहेंगे बिंदुओं के समुच्च को वृत्त कहेंगे। जो प्रत्येक बिंदु की दूरी निश्चित होता है उसको क्या कहेंगे, वृत्त। उसके बाद आ जाता है आपका परिधि। क्या आता है, परिधि। परिधि बिंदुओं वाले भाग, जो बिंदु वाला भाग है इसी को क्या कहेंगे, परिधि। इसको क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे बाबू। बिंदुओं के समुच्च वाले भाग, बिंदुओं के समुच्च वाले भाग को क्या कहेंगे, परिधि। परिधि समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाता है केंद्र। उसके बाद क्या आता है, केंद्र। केंद्र वृत्त के अंदर वैसा बिंदु, वृत्त के अंदर वैसा बिंदु जो प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है, जो प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है उसे क्या कहेंगे, केंद्र। केंद्र को ओ से इंडिकेट किया जाता है, ओ से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया। केंद्र किसको कहेंगे, केंद्र किसको कहेंगे, वृत्त के अंदर वैसा बिंदु जो प्रत्येक बिंदु से दूरी जो है बराबर होती है, सबसे दूरी वैसा जगह लेंगे जो वृत्त के जो बिंदु है इससे नापेंगे, जहां से भी नापेंगे सबसे दूरी बराबर होगा, उसको क्या कहेंगे, केंद्र। उसको क्या कहेंगे, केंद्र। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आता है त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक। तो केंद्र और परिधि पर के किसी भी बिंदु, वृत्त के किसी भी बिंदु से मिलाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र और परिधि पर के बिंदुओं को मिलाने, केंद्र और परिधि के कहीं पर से परिधि के कोई बिंदु से मिला देंगे, इसी को क्या कहेंगे बाबू, हम इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या को आर से इंडिकेट किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। त्रिज्या खत्म हो गया। उसके बाद आता है जीवा। जीवा या चापकर्ण, चापकर्ण कहते हैं इसको, जीवा या चापकर्ण। ये परिधि है। परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने से, जो दो बिंदु को मिला रहा है, ये याद रखिएगा, केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए। कहीं भी किसी भी दो बिंदु को मिला देंगे, इधर मिला दे या इधर मिला दे या इधर मिला दे, इसी को क्या कहेंगे, जीवा या चापकर्ण। परिधि पर के दो बिंदुओं को दो बिंदु को मिलाने पर बने आकृति को क्या कहते हैं, जीवा या चापकर्ण। परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के, है ना, रेखाखंड के बीच को क्या कहेंगे,
इसी को, है ना, बीच को की कहेंगे, जीवा या चापकर्ण की कहेंगे, जीवा या चापकर्ण। तो केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया, व्यास, परिधि, जीवा या चापकर्ण। उसके बाद व्यास, क्या है, व्यास। परिधि पर के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड या वैसा जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, जो केंद्र से होकर जाती है, जीवा किसको कहेंगे, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहेंगे। उसके बीच में जो आकृति बना, दोनों को इसको की बोले थे, इसको की बोले थे, इसको बोले थे जीवा या चापकर्ण। तो यही जीवा जो है ना, केंद्र से अगर होकर जाती है तो उसको व्यास कहते हैं, जिसको डी द्वारा सूचित किया जाता है, उसको डी द्वारा सूचित किया जाता है। समझ गए। एक चीज और इसमें पूछता है, जो व्यास जो होता है ना, व्यास सबसे वृत्त के सबसे बड़ी जीवा होती है। इसको याद रखिएगा, बराबर पूछता है कंपटीशन में, ऑब्जेक्टिव में, आपके एग्जाम में पूछेगा कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास, क्योंकि केंद्र से होकर जाएगी, वो सबसे बड़ा, इसके अपेक्षा ही बड़ा है। जितना भी इससे ये बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, ये सब जीवा है और इस सबसे बड़ी जीवा है। समझ गए। आगे चलिए, अगला देखिए, अगला क्या बच गया है, चाप। चाप, चाप जो इसको दो बिंदु के बीच जो है, दोनों बिंदु के बीच में जो है, ये क्या हो गया, चाप हो गया। दो बिंदु को परिधि पर के बिंदु के बीच वाले भाग को, परिधि पर के, ये परिधि है, परिधि पर के दो बिंदु के बीच वाले भाग, यही बीच वाले भाग को चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। बात समझ गया। अब नेक्स्ट अगला देखिए, चाप समझ में आ गया। देखिए चाप जो है ना, चाप और बता देते हैं, चाप जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। चाप जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, देखिए बताते हैं आपको कि ए रहा, ये बी रहा। अगर इसका तीर जो है ये साइड है, चाप को इस टाइप से सूचित किया जाता है। देखिए ए से बी जो है ये लघु चाप है, लघु चाप। अगर बी से ए बोल दिया, बी से ए बोल दिया तो ये दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप है। समझ गए। दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, चाप कहेंगे। तो ए से बी, ये छोटा है, देखिए बड़ा वाला भाग ये कितना बड़ा है ना, तो ये लघु चाप हो गया और ये दीर्घ चाप हो गया। अगर ए से बी कहे तो लघु चाप, अब बी से ए कहे दीर्घ चाप। समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए अगला, वृत्तखंड आता है। क्या आता है, वृत्तखंड आता है। वृत्तखंड, वृत्तखंड आता है, ए और बी। वृत्तखंड, वृत्त अखंड मने तोड़ना, दो भाग में तोड़ना। खंड मने वही होता है कि वृत्त को कोई भी रेखाखंड के द्वारा टुकड़ा कर देते हैं, खंड कर देते हैं, उसी को की कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। तो ये वृत्तखंड जो है ये छोटा है, इतनी साइड है, ये कितना बड़ा है, बड़ा है। ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये जो हुआ लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है, वृत्तखंड है। समझ गए है ना। ये जो भाग है वृत्त ये है और ये छोटा है, ये छोटा है ना, इतने सा है,
ये इतने सा है, ये क्या है, इतनी सा है, तो ये क्यों हो गया लघु, आई बड़ा है, बड़ा क्षेत्र है, तो ये क्यों हो गया, दीर्घ वृत्त खंड हो गया। क्या हो गया, दीर्घ वृत्त खंड, है ना। तो वही बोले जब किसी वृत्त को किसी रेखा खंड के द्वारा दो भागों में बांटा जाता है, जब किसी वृत्त को किसी रेखा खंड के द्वारा दो भाग में बांटता है उसको वृत्त खंड कहते हैं। तो एक लघु वृत्त खंड एक दीर्घ वृत्त खंड होता है लघु, छोटका को लघु कहेंगे, बड़का को दीर्घ कहेंगे। आगे आगे देखिए, इसका काम भी हो गया। आगे क्या देखिए, बस सुनिए। एक छेदक रेखा होता है, ये वृत्त है। अगर इसको वृत्त के दो बिंदु से होकर गुजरेगा, है ना, वृत्त के दो बिंदु, यानी क्या कहता है इसको, चापकर्म, है ना, इसको की कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। इसको की कहेंगे, छेदक रेखा। जो वृत्त के जैसे एम एक रेखा खंड है जो वृत्त के ए और बी बिंदु को छेद रहा है, काट रहा है, इसको की कहेंगे, छेदक रेखा। क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। उसके बाद आता है स्पर्श रेखा। क्या आता है, ये वृत्त है। अब वृत्त के किसी एक बिंदु से स्पर्श होकर जा रही है, ए और बी, तो ये हो गया स्पर्श रेखा। क्या हो गया, जो वृत्त के किसी एक बिंदु से, वैसा रेखाखंड जो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है उसको की कहेंगे, स्पर्श रेखा। आई की हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। क्या हो गया, स्पर्श बिंदु। वृत्त के वह रेखाखंड जो वृत्त के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है, उसको की कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा देखिए। अब आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ के मतलब वैसा रेखा जो दोनों वृत्त को स्पर्श होकर जाए। क्या हो गया, उभयनिष्ठ के मतलब दोनों पर, दो पर, है, दो वृत्त को किसी एक दोनों वृत्त को स्पर्श करके जाए, उसको की कहेंगे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। एक यहाँ स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर ई जो रेखा है दोनों को स्पर्श कर रहा है, दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गया। एक होता है अनु स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या होता है, अनु स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। वैसा रेखा देखिए, दोनों को स्पर्श कर रहा है ना। वैसा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करके बाहर कटती है ना। वैसा स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करे, वृत्त को स्पर्श करे और दोनों वृत्त के बाहर कटे। दोनों वृत्त के बाहर कट रहा कि नहीं, जब दोनों वृत्त के बाहर कट रहा तो इसको कहेंगे अनुस्पर्श, अनुस्पर्श रेखा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अनुस्पर्श रेखा। जो दोनों वृत्त को स्पर्श करते हुए दोनों रेखा वृत्त के बाहर कटे, उसको की कहेंगे, अनुस्पर्श रेखा। उसके बाद आता है अनुप्रस्थ उभय, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, है ना। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, वैसा उभयनिष्ठ रेखा जो दोनों वृत्त के स्पर्श करके अब बीच में कटती है, बीच में कटती है, दोनों को स्पर्श कर रहा है ना। वैसा रेखा
जो दोनों वृत्त को स्पर्श करे और दोनों रेखा बीच में कटे, दोनों रेखा बीच में कटे, उसको की कहेंगे? अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब आगे चलिए, आगे आपका है एक आता है संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय मतलब केंद्र एक वृत्त दो, जैसे ये दोनों का केंद्र एक है, इसी को की कहेंगे? संकेंद्रीय। मतलब दोनों वृत्त का केंद्र एक हो, दोनों वृत्त का केंद्र एक हो, उसको की कहेंगे? संकेंद्रीय वृत्त। जब दो वृत्त का केंद्र समान होता है लेकिन त्रिज्या भिन्न भिन्न होता है, त्रिज्या तो भिन्न भिन्न होगा करेगा, इसका त्रिज्या इतनी को होगा और इसका त्रिज्या बड़ा होगा, है ना? इसको की कहेंगे? संकेंद्रीय वृत्त। आगे आगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, ये बराबर पूछता है VVI। इससे एक रहेगा, इससे एक रहेगा एक नंबर में। देखिए संकेंद्रीय वृत्त है, मतलब एक केंद्र दो वृत्त, और जब एक केंद्र दो वृत्त रहेगा तो इसमें एक भी उभयनिष्ठ है। ये रेखा जो सिर्फ इसको काट रही है, सिर्फ इसको काट रही है, इसको काट रही है, नहीं काट रही है। मतलब ए और बी रेखा जो है सिर्फ इसको काट रही है, इस छोटा वृत्त को काट रही है, और सी और डी जो है ये बड़ा वृत्त को काट रही है। तो इसमें एक भी उभयनिष्ठ है, इसमें एक भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो संकेंद्रीय वृत्त में एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं होती है। नंबर दो, अगर दो वृत्त अंतर स्पर्श करे, मतलब अंदर स्पर्श करे, जैसे ये चित्र देख रहे हैं, कर रहा है यहाँ पर स्पर्श, मतलब ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, तो ये अंदर स्पर्श कर रहा है। तो इससे जो एक रेखा गुजरेगा, इसमें एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, काहे कि जो रेखा गुजरा है इस छोटका को भी स्पर्श कर रहा है, बड़का को भी स्पर्श कर रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि दो वृत्त अंतःवृत्त, मतलब कि एक वृत्त उसके अंदर स्पर्श करे, अंदर स्पर्श करे, तो उससे एक और केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दो हो गया। तीसरा देखिए कि अगर अभी अंदर स्पर्श कर रहा, अभी बाहर स्पर्श करा रहे हैं, एकदम चित्र के साथ परिभाषा है। इसका पूरा परिभाषा लिखने के लिए मेरा एक वीडियो बना हुआ है, वृत्त की स्पर्श रेखा, उससे एकदम वीडियो रोक के कॉपी में उतार लीजिए। देखिए अभी अंदर स्पर्श करा रहे हैं, अभी कहां करा रहे हैं? बाहर स्पर्श करा रहे हैं, बाहर स्पर्श करा रहे हैं। तो इससे को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकता है। एक जो रेखा खींचे हैं इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको भी स्पर्श कर रहा है। इसको भी स्पर्श कर रहा है। एक ही रेखा दोनों वृत्त को स्पर्श करे उसी को उभयनिष्ठ कहते हैं। 3, मतलब अगर दो वृत्त बाहर स्पर्श करे, तो उसमें कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा बाबू। अगर दो वृत्त, 4 नंबर,
4 नंबर, अगर दो वृत्त एक दूसरे को काटे, अगर दो वृत्त एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद करें, दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रही है, तो कितना स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा? 1 2। और होगा, अगर इसको काटेंगे तो ये प्रतिच्छेद करेगा, स्पर्श नहीं करेगा, तो इसमें को स्पर्श रेखा होगा कि यदि पूछेगा आपसे, यदि दो वृत्त एक दूसरे को काटती है तो उसमें कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा? तो को होगा, 2 होगा। चित्र बनाइएगा, आपको पता चल जाएगा को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ठीक, 5वां देखिए, 5वां कि अगर दो जो है, दो वृत्त अलग अलग रहे, दो वृत्त अलग अलग रहे तो कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? 1 2 3 4। दो वृत्त अलग अलग रहे, दोनों अलग रहे तो कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा? को होगा 1 2 3 4। समझ गए? अब वृत्त का जो है परिभाषा इससे ज्यादा नहीं रहेगा, और इस परिभाषा को, मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है कि परिभाषा बार बार लिखते, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, समझना था आपको, समझ में आ ही गया होगा। अब परिभाषा लिखने के लिए मेरा एक वीडियो बना हुआ है, चैनल पर जाके आप खोज लीजिए उसको और परिभाषा अपना बता लीजिए। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।